उसे मैं एक दूरगामी स्कीम मानता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसी स्कीम पूरे देश में आनी चाहिए। ये जो चिरंजीवी योजना है 25 लाख तक का, और इसका वास्तव में इम्पैक्ट हुआ है। मैंने जाके देखा, लोगों से बात की, और बीजेपी के समर्थक भी कहते हैं कि हाँ जी देखिए फ़ायदा तो हुआ है। और वही शायद एक कारण है, हम नहीं जानते कि अभी परिणाम क्या होगा। अभी तक केवल 2 राज्यों के परिणाम लगभग स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन राजस्थान मध्य प्रदेश अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन वही कारण है कि अभी भी कांग्रेस एक तरह से इस रेस में टिकी हुई है। अगर आप इतिहास पलट के देखें तो राजस्थान में कांग्रेस पिछले 30 साल में राज करने के बाद बुरी तरह से हारती है। सिर्फ हारती नहीं है, एक बार 51 सीट आया था, एक बार तो शायद उनको 21 सीट आया था। इस बार वैसा नहीं हो रहा। जीतेगी हारेगी हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम इस वक्त कांग्रेस लड़ाई में है। 90 सीट के ऊपर दोनों चल रहे हैं, और उसकी वजह शायद यही है कि गहलोत सरकार ने इस बार जो दूरगामी योजनाएं बनाई हैं उनका कुछ असर है, लोगों के अंदर उसका एक एप्रिसिएशन है। रही बात उसकी अर्थव्यवस्था पे असर की, बिल्कुल अर्थव्यवस्था पे भार पड़ेगा, ओपीएस स्कीम का पड़ेगा, और तमाम जो कैश आउट स्कीम दी जाती हैं, लाडली बहन हो या जो भी हो, लेकिन उसमें एक गहरी दुविधा है। हम एक तरफा सवाल तो पूछते हैं, हम अक्सर ये पूछते हैं कि गरीबों को ये देने से अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा। मुझे 2 दिक्कत नज़र आती हैं। एक तो पता नहीं क्यों हम ये सवाल अमीरों के देने के वक्त नहीं बात करते। रेवड़ी की चर्चा होती रहती है, लड्डू की चर्चा कभी नहीं होती। इस देश में पिछले 5-7 साल में कोई 12 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया गया अमीर लोगों के लिए इस देश में। उसके बड़े सुंदर सुंदर अंग्रेजी के नाम आ जाते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, हेयर कटिंग, और गरीब के लिए, बेचारे के लिए रेवड़ी। तो या तो हम हर रेवड़ी की बात करें, और दूसरा एक और गहरा दिक्कत है, वो ये है कि एक तरह से सारी इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज को पता लग गया है, और वोटर को भी पता लग गया है कि भैया संस्थाओं से तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, जो कुछ मिलेगा डायरेक्टली तुम्हारी जेब में जो दिया जाएगा उस वही मिलेगा। तो वोटर समझता है कि बाकी सब तो कहने की बातें हैं, जो जेब में मिलेगा उसको मैं मानूंगा जी। और पॉलिटिशियन भी समझता है कि बाकी सब कुछ देना तो बेकार है, जो सीधा हाथ से जेब में देंगे उसी का महत्व होगा। ये जो एक बात है वो हमारे देश के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि संस्थाओं के जरिए जो दीर्घकालिक काम सरकार को करना चाहिए वो किसी भी सरकार को अब सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं लगता। ठीक है। हालांकि जब मनरेगा शुरू हुई थी तब भी इस तरीके का तर्क दिया जाता था, लेकिन ठीक है। योगेंद्र सर, मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा। शिवराज सिंह चौहान अगर दोबारा एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी का मिथक था उसको भी तोड़ते हैं और भारतीय राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं? ज्योति बसु 23 साल, पवन चामलिंग 24 साल, गेंगांग अपांग 19 साल, मणिक सरकार 19 साल और नवीन पटनायक 19 साल सीएम रहे। 18 साल के बाद अगली टर्म अगर मिलती है शिवराज सिंह चौहान को तो एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं होता। योगेंद्र सर, मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी जीतती है तो उसे शिवराज सिंह चौहान की जीत कितना बताया जाए और कितना नहीं, उस पे बहस रहेगी जी। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने उन्हें शिवराज सिंह चौहान को चेहरे की तरह प्रोजेक्ट नहीं किया। प्रधानमंत्री तो रैलियों में उनका नाम तक नहीं लेते थे, और एक तरह से 5 या 6 और लोगों को ले जाके और मुख्यमंत्री का वायदा करके मध्य प्रदेश में ले जाया गया। तो उसे दावेदार कई, मध्य प्रदेश में अगर जीत होती है तो मैं समझता हूँ उसके दावेदार कई निकलेंगे, केवल शिवराज सिंह चौहान नहीं। लेकिन जरूरी बात जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान ने एक अलग तरह की लीडरशिप का मॉडल पेश किया है, जिसमें थोड़ा कम बोलना और शुरू में काम करना। लेकिन बाद में मुझे लगा कि शिवराज सिंह चौहान भी बिल्कुल उसी किस्म की चीज़ों के शिकार हो गए, जहाँ बड़े बड़े दावे करना, फिर तो वो नकल करके बुलडोज़र भी ले आए थे मध्य प्रदेश में। तो अंततः वो एक पूरा अलग तरह का मॉडल दे पाए हो ऐसा लगा नहीं।